डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं न्यायपालिका की। पिछली कक्षा में हम लोगों ने भारत के न्यायतंत्र का एक परिचय लिया था और फिर मैंने बताया था आपको कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित होती है भारत में। और फिर हमने उच्चतम न्यायालय पर चर्चा की थी, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है और उनको पद से हटाने की प्रक्रिया कौन सी है, उसकी अधिकारिताओं पर बात की थी हमने, जिसमें आरंभिक अधिकारिता, परामर्शी, रिट अधिकारिता और अपीली अधिकारिता की बात की थी। इसके साथ साथ हम लोगों ने यह भी चर्चा की थी कि अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है और अगर पुनर्विचार की याचिका खारिज हो जाती है तो उपचारात्मक याचिका का एक नया प्रावधान किया था उच्चतम न्यायालय ने 2002 में रूपा अशोक हुर्रा वाले मामले में। आज हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो उच्चतम न्यायालय से संबंधित हैं, उन पर पहले बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर उच्च न्यायालय और उसके आगे फिर चलते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 141 है संविधान का, जो उच्चतम न्यायालय से संबंधित है और उसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाई गई जो विधियां हैं वो सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगी भारत के राज्य क्षेत्र में। लॉज मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। तो यह वर्टिकल कमांड का एक उदाहरण है। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि भारत का जो न्यायतंत्र है वो विकेंद्रीकृत होते हुए भी एकीकृत है और एकीकरण का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि लंबवत नियंत्रण उच्चतम न्यायालय का सभी न्यायालयों पर बना हुआ है, इसलिए वो सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय है और भारत का परिसंघीय न्यायालय भी है, फेडरल कोर्ट भी है। तो अनुच्छेद 141 के तहत यह प्रावधान है कि न्यायालय जो निर्णय देगा उसका विधिक मूल्य है, उसके अंदर विधि का गुण है और इसलिए ऐसी जो भी विधि होगी या ऐसा जो भी निर्णय होगा वह भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। इसके साथ साथ एक मामला है के.एम. राजगोपाल बनाम एम. करुणानिधि 1971। उसमें न्यायालय ने स्वतः यह कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय न्यायालयों पर तो बाध्यकारी हैं ही, राज्य और उसके सभी प्राधिकारियों, उसके सभी विभागों, उसकी सभी एजेंसियों पर भी बाध्यकारी हैं और उन सभी प्राधिकारियों, एजेंसियों को उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर ही कार्य करना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से उसमें बात कही गई है, भले वह प्राधिकारी या विभाग उस मामले का हिस्सा हो अथवा नहीं हो। ये दोनों बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो इसमें एक बात यह लिखी जाएगी कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है के.एम. राजगोपाल बनाम एम. करुणानिधि 1971। उच्चतम न्यायालय के निर्णय राज्य और उसकी एजेंसियों, प्राधिकारियों पर बाध्यकारी होंगे, भले वे मामले में पक्षकार नहीं है। अगर वो पक्षकार नहीं भी हैं तो भी वो बाध्यकारी होंगे, यह हमें ध्यान में रखना है। और यह भारत के न्यायतंत्र में जो विकेंद्रीकृत है उसमें एकीकरण की भावना की पुष्टि करता है और उच्चतम न्यायालय को
सर्वोच्च स्थान दिलाता है और वह उसको परिसंघीय न्यायालय के रूप में स्थापित करने की पुष्टि भी करता है और यह लंबवत नियंत्रण का एक प्रमाण भी देता है। तो हम इसका महत्व देखेंगे। अनुच्छेद 141 का राज्य व्यवस्था में महत्व क्या है। भारत के विकेंद्रीकृत न्यायिक ढांचे में उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायालयों, प्राधिकारियों पर लंबवत नियंत्रण की पुष्टि करता है। यही उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्चता प्रदान करता है। यह अनुच्छेद 141 का महत्व है। अब इसके बाद एक संकल्पना आती है पूर्ण न्याय की, कंप्लीट जस्टिस की, अनुच्छेद 142 में। अनुच्छेद 142 पिछले कुछ वर्षों से लगातार चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि अधिकांश जो न्यायिक सक्रियता वाले मामले हैं उनमें अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके ही न्यायालय ने निर्णय दिए हैं। और हालांकि न्यायिक सक्रियता के मामले कई बार विवादास्पद हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद यह कहना होगा कि न्यायिक सक्रियता ने राज्य को निश्चित रूप से अपेक्षाकृत अधिक उत्तरदायी और जवाबदेह बनाया है। इस पर हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे न्यायिक सक्रियता पर। तो न्यायिक सक्रियता को एक आधार देता है अनुच्छेद 142, जिसमें पूर्ण न्याय की संकल्पना है। और उच्चतम न्यायालय के बार एसोसिएशन का एक मामला है 1998 का, जिसमें यह कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि यह उसकी अवशिष्ट शक्ति है और अनुपूरक शक्ति है, ताकि जिससे वह पूर्ण न्याय की अवधारणा को सही साबित करते हुए यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति तक वास्तविक रूप में न्याय उपलब्ध हो जाए। इस तरीके से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम अनुच्छेद 142 की भाषा देखें, यह कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय पूर्ण न्याय उपलब्ध कराने के लिए आदेश या डिक्री जारी कर सकेगा, उस रूप में वह पूर्ण न्याय उपलब्ध होता रहेगा। इसमें यह भी एक बात आई है सामने, न्यायालय ने ही स्वतः कहा है कि उसकी इस शक्ति को विधि बनाकर छीना नहीं जा सकता या उसको सीमित नहीं किया जा सकता। चंद्रकांत पाटिल बनाम राज्य है 1998 का ही मामला है। चंद्रकांत पाटिल वर्सेस स्टेट 1998। उच्चतम न्यायालय की इस शक्ति को विधि बनाकर भी सीमित नहीं किया जा सकता, न ही
छीना जा सकता है। यह भी एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो शक्ति की प्रकृति है वह देखनी है हमें कि पूर्ण न्याय, विशेषकर न्यायिक सक्रियता को सुदृढ़ आधार देता है। एक बात तो यह है। दूसरा, पूर्ण न्याय की उपलब्धता से विधिक और नैसर्गिक दोनों ही प्रकार के न्याय उपलब्ध कराए जाते हैं। अब है कि सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1998 में कहा गया कि अनुच्छेद 142 में दी गई शक्ति उच्चतम न्यायालय की अवशिष्ट शक्तियां हैं, रेसिड्यूरी पावर, तथा उसे दी गई विभिन्न शक्तियों के संदर्भ में अनुपूरक शक्तियां भी हैं, सप्लीमेंट्री। इस आधार पर यह कहा जाएगा कि यह निश्चित रूप से न्यायिक सक्रियता के मामले को आधार देता है और न्यायिक सक्रियता नए अधिकारों की पहचान करने के लिए सुनिश्चित की जाती है और यह तय किया जाता है कि बदलती हुई परिस्थितियों में जब भी कोई नया अधिकार उभर कर आए सामने तो उसकी पहचान की जाए और राज्य को निर्देश दिया जाए कि वह ऐसे अधिकारों की रक्षा करे और उसके लिए न्यायालय ही स्वतः प्रक्रिया भी कई बार स्पष्ट करता है कि इसी प्रक्रिया के द्वारा इन अधिकारों को, नए अधिकारों का संरक्षण किया जा सकता है। अंत में अब उच्चतम न्यायालय के लिए एक और प्रावधान है जो महत्वपूर्ण हो सकता है प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी। उच्चतम न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति, यह है अनुच्छेद 145 में। न्यायालय की कार्यप्रणाली के लिए नियम बनेंगे। विभिन्न मामलों के लिए खंडपीठ का निर्धारण तथा उसमें न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण। उदाहरण हो गया संवैधानिक पीठ के लिए न्यूनतम 5 न्यायाधीश होने चाहिए, यह उसका प्रावधान है और यह अनुच्छेद 145 के तहत जो नियम बनाता है उसके आधार पर
उच्चतम न्यायालय ऐसे कार्य करता है। इतनी बातें उच्चतम न्यायालय के लिए पर्याप्त हैं। आपके लिए जो प्रश्न, एक बहुत चर्चित प्रश्न पूछा है कमीशन ने, वो यह है कि भारत के संविधान में उच्चतम न्यायालय का क्या स्थान है और यह संविधान के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका किस प्रकार निभाता है। ये बड़ा ही चर्चित प्रश्न रहा है। तो जितनी बातें हम लोगों ने अभी तक की हैं उनसे उसका स्थान सुनिश्चित हो जाता है और यह स्पष्टता आ जाती है। इसके अलावा भविष्य के जो प्रश्न हो सकते हैं वो उसकी अधिकारिताओं से हो सकते हैं। अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय की शक्ति पूछी जा सकती है। पूर्ण न्याय के संदर्भ में क्या है यह पूछा जा सकता है। न्यायिक सक्रियता को संविधान के किस अनुच्छेद से आधार मिलता है यह पूछा जा सकता है प्रारंभिक परीक्षा में कि और इसके अलावा जो उसकी नियम बनाने की शक्ति है वह पूछा जा सकता है। न्यायालय कैसे, उसके निर्णय क्यों बाध्यकारी हैं और उसका महत्व क्या है, अर्थात अनुच्छेद 141 पूछा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न भविष्य में बनाए जा सकते हैं मुख्य परीक्षा में और प्रारंभिक परीक्षा में।